क्यों आ रही है पता नहीं। फिर से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ और ये समस्या शायद पहली बार आ रही है। इसके पहले मैंने कई बार लाइव किया लेकिन इस तरह की दिक्कत नहीं आई थी। ये नेटवर्क के कारण आ रही है या पेज के कारण आ रही है मालूम नहीं। आप लोगों तक आवाज़ जा रही है? अगर ज़्यादा समस्या हो तो अर्पण जी फ़ोन कर लें और बता दें, मैं किसी और सिस्टम से फिर करूँगा, क्योंकि मैं जानबूझ के इसको फिनिश नहीं कर रहा हूँ वरना फिर से दूसरा वीडियो शुरू हो जाएगा। तो उसी वीडियो को मैं रिज्यूम कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये एक दिक्कत है और ऑनलाइन माध्यमों में ये समस्याएं आती हैं, क्या करेंगे। तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ और जो बात मैंने कही कि लोक और शास्त्र इन दोनों को साथ लेकर चलने की वे कोशिश करते थे और इस कोशिश के कारण वे उन रचनाकारों को पकड़ पाते थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक अलग तेवर दिया है। उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो काम था, लगभग 60-70 किताबों की जो रचनाएं उन्होंने की, संपादित पुस्तकें, मौलिक पुस्तकें, जो उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, मतलब कवि कवि और सर्वनाम तो थी ही, लेकिन उसके अलावा जनयुग और कहानी का भी उन्होंने संपादन किया था, या जो दूसरी तमाम पक्ष हैं उनके जीवन के। तो उन सब पर बात करना संभव नहीं है और उचित भी नहीं होगा। मैं विष्णु जी के दो पक्षों को पकड़ रहा हूँ, मेनली एक ही पक्ष को। खासतौर से मैं कवि की चर्चा करूंगा, लेकिन कवि से पहले थोड़ी सी चर्चा सर्वनाम की करना चाहता हूँ। और सर्वनाम पत्रिका, दोनों मतलब पत्रिकाओं के माध्यम से वे क्या कर रहे थे, इसकी चर्चा इसलिए जरूरी है कि उनका जो अपना मौलिक काम था वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। उन्होंने जो जीवनी लिखी मुक्तिबोध की या काजी नजरुल इस्लाम की, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन संपादन के द्वारा उन्होंने हिंदी जगत को क्या दिया, उनकी पत्रिकाओं ने किस तरह का काम किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एक महत्वपूर्ण लेखक है राम निहाल गुंजन जी, उन्होंने सर्वनाम पत्रिका को लेकर अच्छा लेख भी लिखा था। वे उनको पत्रकार कवि का संबोधन करते हैं कि कवि तो हैं, रचनाकार हैं, लेकिन पत्रकारिता उनके रगों में रची बसी है और उनका एक बहुत बड़ा काम उनकी पत्रकारिता का है। और इसका पता इस बात से चलता है कि त्रैमासिक पत्रिका के रूप में जब उन्होंने सर्वनाम को ज़्यादातर समय त्रैमासिक के रूप में निकाला, उसके जो अंक निकाले हैं, और ख़ास तौर से आप सारे अंकों की तो बात 80 के करीब अंक निकले, उनकी क्या बात करें, लेकिन जो विशेषांक हैं, मैं उनके सिर्फ विशेषांकों के नाम ले रहा हूँ आपके समक्ष। उन्होंने 14वां अंक जो आया था राहुल संकृत्यायन पर विशेषांक था, राहुल संकृत्यायन अंक। मार्क्सवाद अंक 24वां अंक था। उपन्यास सर्वेक्षण अंक जो 26वां अंक था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक उन्होंने सर्वनाम का निकाला था जो लैटिन अमेरिकी कविता पर केंद्रित अंक था। मैं थोड़ी सी चर्चा उसकी और करूंगा। तो लैटिन अमेरिकी कवियों को लेकर, और वो भी उस दौर में जब इतना इंटरनेट और सुविधाएं नहीं थी, इस बात का भी ध्यान रखें कि जब वो 1957 में कवि पत्रिका निकाल रहे थे या 1980-82 में सर्वनाम को लेकर के काम कर रहे थे, तो उनके पास सुविधाएं क्या कौन सी थी। उनके पास आज की तरह की स्थितियां नहीं थी कि पूरा विश्व एक मंच बन चुका है और आपके मोबाइल में जिसके बारे में चाहें उसके बारे में सूचनाएं मिल जाएंगी। दूसरी बात कि उनके पास इतना बड़ा कोई संसाधन नहीं था, उनके साथ कोई बहुत संगठन नहीं था, कोई ट्रस्ट नहीं था। सारे के सारे काम वे निजी संसाधनों से कर रहे थे। और आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने कभी नौकरी नहीं की और उनके पास आय का कोई ऐसा प्रमुख स्रोत या बंधा बंधा स्रोत भी नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने काम किया। शांति प्रिय द्विवेदी पर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण अंक निकाला था, यशपाल पर अंक निकला था,
शमशेर बहादुर सिंह पर 32वां अंक आया था, इसका सर्वनाम का। चीन यात्रा अंक था उनका। हिंदी है हम अंक आया था 35वां। क्यूबा क्रांति अंक आया था। अमेरिकी निग्रो कविता का एक विशेषांक था। माइकोवस्की बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, और जितने बड़े कवि उतना ही अद्भुत उनका जीवन, तो उनके ऊपर एक अंक निकला। युवा कवियों के ऊपर एक अंक आया। नाजिम हिकमत की जब जन्मशती मनाई जा रही थी, तो सर्वनाम पत्रिका का 70वां अंक उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक था जो नाजिम साहब पर आया था। और 78वां अंक का मैं गवाह रहा हूँ, जो लेखक का घर इस नाम से अंक आया था। उस अंक के लिए कुछ सामग्री जुटाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे भी दी थी। और बिल्कुल अनूठी योजना उनकी होती थी कि लेखक को उनके परिवार के लोग कैसे देखते हैं। मसलन केदारनाथ सिंह पर उनकी बेटी संध्या सिंह ने लेख लिखा था। किसी की पत्नी थी तो उससे लिखवाया, किसी के और बेटे से लिखवाया। लेकिन उन्होंने एक योजना बनाई कि नहीं, इसमें लेखक का घर, इस तरीके से वो अंक तैयार किया था। उन्होंने पत्रिका को वर्ग संघर्ष की चेतना का त्रैमासिक बताया था, और वो पूरी पत्रिका एक खास ढंग से निकाली थी। और विष्णु जी को समझने का एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ कि 1989 में राहुल सांकृत्यायन जी की जयंती के अवसर पर उन्होंने अंक निकाला। और पत्रिका निकालना कैसा काम है, और किस तरह के संकट का सामना, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसका प्रमाण राहुल सांकृत्यायन का अंक है। इस अंक के लिए विष्णु जी ने कुछ लेखक तय किए कि ये लोग इस अंक में अपने लेख देंगे। जिन लेखकों से उन्होंने लिखाने की कोशिश की थी वे थे रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर जी तब जिंदा थे, उसके 4 साल के बाद या 5 साल के बाद उनका देहांत होता है। तो शमशेर बहादुर सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, विद्यासागर नौटियाल, ये सारे लोग उसके लेखक थे कि आप सब लोग राहुल जी पर लेख देंगे और मेरा सर्वनाम का अंक उन पर आएगा। मजेदार घटना ये होती है, अब इसे मजेदार घटना कहें या त्रासदीपूर्ण घटना कहें, ये आप लोग तय करें, कि कहीं से कोई रचनात्मक सहयोग नहीं मिलता है। बहुत आसान था कि विष्णु जी अंक को स्थगित कर देते, बाद में कभी निकाल देते। बहुत आसान था कि वो पुराने लेखों को लेकर के कुछ दाएं बाएं करके या किसी और से लिखवा के निकाल लेते। लेकिन लेख जुटाना मुश्किल था, और जन्मशती के अवसर पर ही उनको अंक निकालना था। इसका परिणाम यह हुआ कि विष्णु जी खुद जुट गए और एकला चलो के तर्ज पर उन्होंने खुद ही लेख लिखे, राहुल जी पर संस्मरण लिखा, राहुल जी के पत्रों का चयन किया, और उन सारे चीज़ों के साथ साथ एक लंबा संपादकीय लिखकर और पूरा का पूरा अंक निकाल दिया कि बड़े लेखकों का सहयोग अगर नहीं मिलता तो न सही पत्रिका तो निकलेगी। और वो पत्रिका निकली। जिन लोगों के पास होगी, खासतौर से रजत जी के पास तो पत्रिका होगी, और उस अंक की पूरी योजना, और ऐसा काम उन्होंने एक बार नहीं किया, कई बार किया, और ऐसे कामों में ही विष्णु जी का विष्णुपन निहित था, क्योंकि विष्णु जी हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। और उन्होंने कई ऐसी कविताएं भी प्रकाशित की जो बाद में प्रतिमान बन गई या बहुत चर्चित पत्रिकाएं हुई। जैसे रामविलास शर्मा की एक कविता है जो उन्होंने 1947 में लिखी थी, जिसको कि उन्होंने बाद में प्रकाशित किया, कि द्वार खोल पूछें स्टालिन कौन देश का वासी। ये रामविलास शर्मा की ये कविता सर्वनाम में प्रकाशित हुई थी, और आप देखिए वो कविता कैसी है। बाद में इस कविता की बड़ी चर्चा हुई और सदियों के सोए जाग उठे संग्रह में वो संकलित भी हुई, कि द्वार खोल पूछें स्टालिन कौन देश का वासी, बोला डॉलर जंग का सेवक मैं घर घर का वासी। द्वार खोल पूछें स्टालिन कौन देश का वासी, बोला डॉलर जंग का सेवक मैं घर घर का वासी। मैं घर घर का वासी यारों सेवा जो न करावे,
एटम बम की मार लगाऊं करनी का फल पावे, कह अगिया बैताल लात वह स्टालिन ने मारी, गिरा समुंदर बीच नीच वह सोने का व्यापारी। ये अगिया बैताल नाम से जो लिखा करते थे और ये कविता बाद में बहुत चर्चित हुई। ये सही है कि एक समय रूस इतना ताकतवर था कि वो लात मार के सोने के व्यापारियों को समंदर में गिरा सकता था। क्या आज कोई ऐसी ताकत बची है जो ऐसे व्यापारियों को, जिनके लिए सिर्फ लाभ ही परम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य है, उनको नीचे गिरा सके या उनको हरा सके? तो सर्वनाम के कई अंक ऐसे आते हैं और उनमें ऐसे मुद्दों को, ऐसे पक्षों को विष्णु जी उठाते हैं। जैसे सर्वनाम का एक अंक जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, लैटिन अमेरिकी कवियों पर था, और उसमें जिन लोगों को विष्णु जी ने प्रकाशित किया था उनमें से एक संपादकीय ही लिखा था लैटिन अमेरिकी जीवन का विराट रूप नाम से। और इस अंक में पाब्लो नेरुदा थे, निकोनोर पारा थे, सेसर वाचेखो थे, अतोरेन कास्तेयो थे, निकोलस गेन थे, आस्तो कार्देनाल थे, खोसे अर्नादेल्स थे, और इन सब लोगों की कविताओं का हिंदी अनुवाद उस अंक में प्रकाशित हुआ था। और उन अंकों के माध्यम से, उन कवियों के माध्यम से विष्णु जी दरअसल हिंदी जगत को या हिंदी पाठकों को उस सौंदर्य बोध से परिचित कराना चाह रहे थे। जो मैंने शुरू में एक बात कही कि लोक को के स्तर पर वे स्थानीय थे और पूरी दुनिया के जो भी बड़े और महत्वपूर्ण रचनाकार थे उन सभी को वे समेटकर हिंदी से जोड़ना चाहते थे, उसको हिंदी में अनुवाद करना चाहते थे, हिंदी में जीवनी लिखना चाहते थे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी, अंततः आप पाएंगे कि हिंदी जगत को समृद्ध करने की प्रक्रिया थी। जैसे अगर मैं एक दो अंधिक टुकड़ों को मैं आपके सामने पेश करूं कि क्या गजब की वो कविताएं हैं, और इन कविताओं को राम निहाल गुंजन जी ने अपने लेख में जगह भी दिया है। जैसे निकोनोर पारा की कविता है, कविता में कुछ भी लिखा जा सकता है, कविता में कुछ भी लिखा जा सकता है, शर्त सिर्फ एक ही है, तुम्हारे लिखे हुए पन्ने बेकार न जाएं। या इसी में ऑटोरेन कास्तियो की उसी अंक में जो कविता छपी थी, 2000 बार 7000 बार कत्ल कर सकते हो तुम मुझे। मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण कविता लगी। और एक अच्छी कविता की बड़ी पहचान यही होती है कि वो समय के साथ और प्रासंगिक होती जाती है। तो जब ये लिखी गई थी तब कितनी मौजू थी मुझे नहीं मालूम, आज के समय में तो ये कुछ ज़्यादा ही प्रासंगिक है कि 2000 बार 7000 बार कत्ल कर सकते हो तुम मुझे, मगर अंत में मेरा हथियार अधिक रहेगा तुमसे। 2000 बार 7000 बार कत्ल कर सकते हो तुम मुझे, मगर अंत में मेरा हथियार अधिक रहेगा तुमसे, अगर तुम्हारी रही बंदूक और मेरी महज भूख। एक तरफ अगर भूख है और एक तरफ बंदूक है तो बंदूक की संख्या भूख से हमेशा कम रहेगी, और भले वो क्षणिक ताकतवर नजर आए लेकिन अंततः वो हारेगी। ये अतोरेन कास्तेयो की कविता, या अर्नेस्टो कार्दिनाल की एक कविता बड़ी अच्छी कविता लगती है मुझे, कि लोग भूल जाएंगे उस तानाशाह को जिसके खिलाफ ये कविताएं लिखी गई थी। और सच में भूल जाते हैं, हर बार एक ही कविता अलग तानाशाह के लिए चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। लोग भूल जाएंगे उस तानाशाह को जिसके खिलाफ ये कविताएं लिखी गई थीं, और कविताएं पढ़ी जाती रहेंगी। कविता हर बार रूप बदल करके चुनौती के रूप में सामने आ जाएगी, तानाशाह बदलते रहेंगे, कविता वही कविता ऊर्जा देती रहेगी। कबीर हमें इतने लंबे समय तक ऊर्जा दे रहे हैं, तमाम दुनिया के कवि इस रूप में हमारे सामने हैं, और इन कवियों से हिंदी जगत को परिचित कराने का अपने मित्र मंडली द्वारा, चाहे वो चंद्रबली सिंह जी हों या दूसरे साथी हों, उनके द्वारा अनुवाद करवाने का महत्वपूर्ण कार्य
विष्णु जी ने किया और इन रचनाओं से हिंदी जगत को समृद्ध किया। साथियों, थोड़ी सी चर्चा मैंने सर्वनाम की, लेकिन आज मैंने ये तय किया था कि आप लोगों से सिर्फ कवि पर बात करूंगा। और कवि पत्रिका जिस रूप में निकली, जिस तरीके से उसने हिंदी जगत को जो दिया, पता नहीं क्यों मुझे आश्चर्य होता है कि उस पत्रिका की इतनी कम चर्चा क्यों होती है। हम लोग जब एमए के विद्यार्थी थे तो लघु पत्रिका की शुरुआत किस पत्रिका से हुई, तो इस रूप में कवि को जानते थे। और पहली बार तभी मैंने विष्णु जी का नाम सुना क्योंकि कवि पत्रिका के संपादक थे। और बनारस में पढ़ाई करने के बावजूद विष्णु जी के पहचान सिर्फ एक नंबर वाले जो वैकल्पिक प्रश्न हुआ करते थे कि कवि पत्रिका के संपादक कौन थे, बस यहाँ तक सीमित थे। कवि पत्रिका ने क्या काम किया, किस हालातों में वो निकली, किस तरह के अंक निकले, उसके जो कवि थे या उसके जो रचनाकार थे उन्होंने हिंदी जगत में किस तरह हस्तक्षेप किया, इन बातों की चर्चा बहुत कम, नहीं के बराबर होती है। जबकि विष्णु जी की एक खास, कह सकते हैं उनके व्यक्तित्व की जो पहचान थी वो यही कि वो कभी भी व्यष्टि बनकर नहीं रहना चाहते थे। वे व्यक्तिवादी नहीं थे। वो हर समय समष्टि की चिंता करते थे, समाज की चिंता करते थे और एक जिद की सीमा तक चिंता करते थे। वो जिस भी रचनाकार को उठाए हो, जिन पर उन्होंने लिखा हो, आप उन रचनाकारों के चरित्र को देखें तो बार बार उनके सामने एक मानक की तरह ऐसे रचनाकार आते थे जो पूरे समाज को, पूरे लोक को लेकर के चलते हैं। वे चाहे हिंदी के रचनाकार हों, उर्दू के रचनाकार हों, और भारतीय परिदृश्य को पकड़ने की कोशिश हो, वैश्विक परिदृश्य की बात हो। यानी कबीर पर भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं आई। तुलसीदास उनके प्रिय थे, उन पर खूब लिखते हैं। अभी जो हाल में महेश दर्पण जी ने लंबा साक्षात्कार लिया, उसमें बार बार तुलसीदास का जिक्र आता है। मीर और गालिब से उनका जो याराना था, या जिस तरह से गालिब और निराला को वे जोड़ते हैं, मीर को लेकर तो पूरा उपन्यासी उन्होंने लिख दिया, एक अलग ही शैली में और अलग तरह का दुर्लभ किताब है वो, दिल को मला करे है जो। तो ये उनकी चिंता रही। और थोड़ा सा व्यवस्था को लेकर के गुस्सा का भाव भी उनमें नजर आता है, या गुस्से के भाव की बजाय ये कहें कि जो है उससे बेहतर चाहिए। जो एक असंतोष का भाव कि अगर आखिर मान लीजिए कि 1956-57 में वे जो पत्रिका लेकर आते हैं, कवि पत्रिका, उस दौरान तो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं निकल रही थी, घराने वाली पत्रिकाएं उस दौरान निकलती थी। साप्ताहिक हिंदुस्तान थी, धर्मयुग थी। उन सारी बड़ी बड़ी पत्रिकाओं के बीच एक लगभग संसाधनहीन युवा का एक अलग से पत्रिका लाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो अगर इसके मूल सवाल से हम जूझें कि वो क्यों पत्रिका निकालते हैं। बनारस में इतने बड़े लोग रह रहे थे, वहाँ पर एक युवा 22, 23, 24 साल का युवा इतना बड़ा आयोजन कर लेता है और उसके पास कोई संसाधन नहीं है, कहाँ से पैसा लाएगा, कैसे पत्रिका निकालेगा। और आज की तरह ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर पर लिख दिया और मटेरियल को डाल दिया और आप लोगों तक कविता या पत्रिका पहुंच गई। उस जमाने में तो पत्रिका को प्रकाशित करना खासा मुश्किल कार्य हुआ करता था। लेकिन विष्णु जी ने पत्रिका निकाली, और वो जो पत्रिका निकालते हैं, जो कवि पत्रिका है, मैं थोड़ी सी चर्चा कवि पत्रिका की करूंगा। और अगर आप लोग थक रहे हो तो बीच में मैसेज या कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहीं पर समाप्त कर दूंगा अपने बातचीत को। दरअसल कवि पत्रिका के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा खुद विष्णु जी की ही पंक्तियों को पढ़ रहा हूँ। विष्णु जी की ने उस कवि पत्रिका के कवियों को लेकर जो एक किताब है उनकी, 10 विशिष्ट कवि, उसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी। जैसे कि उन्होंने ये लिखा कि कवि की प्रगतिशीलता, कवि यहाँ पत्रिका के लिए विशेषण है, कवि की प्रगतिशीलता उसी तरह की थी जिस तरह नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल की मार्क्सवादी दृढ़ता।
मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा और शिवदान सिंह चौहान कवि की इस प्रगतिशील भूमिका को नहीं देख सके थे। या इसी में आगे कहते हैं कि हिंदी का यह दुर्भाग्य है कि जो जातीय हिंदी में नई कविता का दौर था, उसमें गालिब से लेकर शमशेर तक की जीवन की बदलती हुई आधुनिकता को निकाल दिया गया था। यानी कवि पत्रिका का प्रकाशन सिर्फ एक पत्रिका का प्रकाशन नहीं था, वह एक ऐसे ऊर्जा से भरे हुए युवा की तलाश थी जो अपने हालिया स्थिति से संतुष्ट नहीं था। वो ध्यान रखें कि उस दौरान आगे का तार सप्तक आ चुका था और दूसरा सप्तक भी आ चुका था। तीसरे सप्तक के पहले की ये घटना है। और उस दौरान बड़ी बड़ी पत्रिकाएं निकल रही थीं, लेकिन विष्णुचंद्र शर्मा को लग रहा था कि कुछ छूट रहा है और हमें अपने समय से जिस तरह जुड़ना चाहिए, जिन सलाहकारों से जुड़ना चाहिए, उसकी चर्चा उस तरह से नहीं हो रही है। जैसे उन्होंने इसी में लिखा है कि कवि के जो ये कवि पत्रिका के जो विशिष्ट कवि थे, वे भारत की सांस्कृतिक बहुलता के कवि थे। वे सिर्फ विदेश की आधुनिकता का अनुवाद नहीं कर रहे थे, बल्कि वे देश के बहुमुखी संस्कृतियों की विरासत को नया रूप दे रहे थे। इसमें दो पद बड़े महत्वपूर्ण हैं। विदेश की आधुनिकता का अनुवाद करना, आप संकेत समझ सकते हैं कि उस दौर के किस कवि पर यह टिप्पणी है। और देश की बहुमुखी संस्कृतियों वाली जो विरासत है, उसको नया रूप देना। तो कवि पत्रिका और उसमें जो लेखक थे और जो कॉलम थे, जैसे नामवर सिंह जो कवि के विवेक स्तंभ के आलोचक थे और कवि मित्र नाम से उसमें टिप्पणी किया करते थे। बाबा कारंत उस पत्रिका से जुड़े थे और सहचिंतन के रूप में उनका जो कॉलम आया करता था और तमाम पक्षों को लेकर के जो बातें करते थे। मेरा ये मानना है कि कवि पत्रिका ने अपने विशिष्ट कवियों के माध्यम से, जैसा कि उसके नाम में ही कवि शब्द है और इससे जाहिर होता है कि उसके केंद्रीय विधा के रूप में कविता थी, लेकिन वो कवि कौन से हैं और उन कवियों को किस रूप में विष्णु जी लेकर के आ रहे थे, उनकी संपादकीय जो टिप्पणियाँ थी या जिन लेखकों से उन कवियों पर वे टिप्पणियाँ लिखवा रहे थे, उसके बहाने वे क्या कह रहे थे। रजत भाई कह रहे हैं व्यवधान के चलते बातें अधूरी आ रही हैं। अब मेरे यहाँ सब कुछ सामान्य दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों तक क्या आवाज़ साफ आ रही है या आवाज़ और पिक्चर दोनों ही खराब जा रहे हैं। कहने के लिए तो मैंने जियो का 150 MBPS स्पीड वाला नेट कनेक्शन ले रखा है, जो दावा करता है कि पूरे देश में ऐसी स्पीड आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और मैं तो गुजरात में उनके घर में एक तरह से बैठा हुआ हूँ। तो बहरहाल अगर मेरी आवाज़ साफ हो तो मैं बातचीत जारी रखूं, अगर ज़्यादा व्यवधान हो तो बीच में हम लोग रोक देंगे। मैं एक बहुत ही उल्लेखनीय टिप्पणी जो शमशेर बहादुर सिंह ने कही थी, कवि पत्रिका में ये टिप्पणी प्रकाशित हुई थी। जब मैं विष्णु जी पर अंक निकाल रहा था तो उसमें भी इस टिप्पणी को प्रकाशित किया था कि कवि पत्रिका की भूमिका क्या थी। मैं विष्णु जी के व्यक्तित्व के साथ साथ उनके काम के उस पक्ष को लाना चाहता हूं जो मेरी दृष्टि में ऐतिहासिक महत्व का काम है। 2020 में बैठकर 1956, 57, 55 के दौर को समझना और उस समय जो घटित हो रहा था उसको एक युवा कैसे अपने श्रम से बदल के रख देना चाहता है और काफ़ी हद तक उसमें सफल होता है, इस बात को आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अर्पण कुमार जी, अगर ज़्यादा व्यवधान हो तो आप सूचित कीजिएगा। शमशेर बहादुर सिंह अपने समय की कविता को लेकर एक टिप्पणी करते हैं और वो लिख रहे हैं कि आज कविता हम पर हावी हो गई है, हम उस पर हावी नहीं रहे। एक लाइन की टिप्पणी, पहला वाक्य है कि आज कविता हम पर हावी हो गई है,
हम उस पर हावी नहीं रहे। आज की बहुत सी नई कविता में सहज नएपन का धोखा है। यानी नए के नाम से, नए के विशेषण से या नए के रैपर में लपेट कर जो माल आपको दिया जा रहा है वो नया कितना है, इस प्रश्न को शमशेर बहादुर सिंह उठा रहे हैं। लिख रहे हैं कि जो कुछ कविता के नाम से आज छपता है उसमें नया भी नाम को है और कविता भी नाम को है और नया भी नाम को है, मूल कुछ और है। ये वह कवि कह रहा है जो खुद दूसरे सप्तक का कवि रह चुका है और मतलब उस दौर में जो सप्तक के कवि थे वो लोग ठीक ठाक प्रतिष्ठित कवि थे, उन्हीं में से एक कवि कह रहा है, इसलिए बात महत्वपूर्ण है। आगे वे लिखते हैं कि मौलिक में जब अनुवाद सा रस मिले तो उसको हद से हद एक सुंदर भाष्य कह सकते हैं। मौलिक में जब अनुवाद जैसा रस मिले तो उसको हद से हद एक सुंदर भाष्य कह सकते हैं। याद में भरमाई हुई किसी और की कविता का या गद्य काव्य जो अपनी भावना में अब रोमानी न होकर आत्मकथात्मक है। नई कविता क्लासिक कविता से, यानी श्रेष्ठ कविता से, ब्रैकेट में उन्होंने श्रेष्ठ शब्द रखा है, नई कविता क्लासिक कविता से ऊब की अर्थात सामाजिक रूप से सुरुचि के आदर्शों से गिरावट का पता देती है। वह केवल हमारी भावनाओं की डायरी है। कविता में आज जो तत्व हम खोजते हैं वह अक्सर कहानी, स्केच और उपन्यास के भावुक और गहरे स्थलों में सहज ही मिल जाता है। इसलिए कवि भी उसको केवल स्केच की गहरी भावुकता की आत्मीयता के साथ देने की कोशिश करता है। इसी संदर्भ में हम चाहें तो उसे सफल नया कवि कह सकते हैं। 1950-55 के दौरान जब नई कविता आंदोलन अपने चरम की तरफ एक तरह से अग्रसर थी और उसकी खूब चर्चा हो रही थी, उसमें नई कविता का ही एक प्रमुख कवि इस लेख में नई कविता को खारिज कर रहा है और ये कह रहा है कि सिर्फ वो नाम की कविता है और नाम के बराबर ही कवितापन भी है उसमें। और इस बात को शमशेर बहादुर सिंह कई रूपों में व्याख्यायित करते हैं। खास तौर से किसी भी कविता की बात भाषा के बगैर नहीं हो सकती, तो वो भाषा के मुद्दे को उठाते हैं, कथ्य के मुद्दे को उठाते हैं, छंद के मुद्दे को उठाते हैं। और उस लंबे लेख को मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन 2-3 प्रमुख पक्षों की चर्चा में करते हुए, जैसे वे भाषा पर बात करते हैं कि आज भी साहित्य की भाषा कोई भाषा नहीं, गढ़ी हुई कृत्रिम भाषा है, गद्य और पद्य दोनों। उसके वाक्य और वाक्यांशों में क्रियापदों का प्रयोग करना किसी बिरले को आता है। शमशेर का ये कहना कि जो लोग कविता में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, और ये बात इसलिए ज़्यादा मौजूद हो जाती है कि आज लगभग इस बात को 70-80 वर्ष हो चुके, आज़ादी के इतने सालों बाद भी हिंदी साहित्य का पाठक वर्ग कैसा है। क्या अगर हम 60 करोड़ हिंदी भाषी होने का दावा करते हैं, उस 60 करोड़ में पाठक कितने हैं? हमारी जो पत्र पत्रिकाएं या हमारी जो सबसे बड़े कवि की रचनाएं प्रकाशित होती हैं, वे आम पाठकों तक पहुंच रही हैं और किस हद तक पहुंच रही हैं? उस पहुंचने के पीछे अगर भक्ति काल के कवि इतने बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं तो हमारे हिंदी के कवि क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? और ये चिंता का या सरोकार का विषय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह की चिंताएं शमशेर के इस लेख में नजर आती हैं। वे कहते हैं कि गद्य और पद्य दोनों स्तरों पर गढ़ी हुई कृत्रिम भाषा है हमारे पास, और उनमें से बहुत कम लोग हैं जो क्रियापदों का प्रयोग करना जानते हैं और अर्थ का अनर्थ और व्यंजना में बचकाना पर और छंद और गति में लड़खड़ाहट कदम कदम पर मिलती है। हमारे साहित्य की भाषा में जान नहीं है जिसे जान कहते हैं, प्राण तत्व की कमी। उन्होंने आगे लिखा है कि बहुत ही थोड़े से अपवादों को जाने दीजिए, अंतिम विश्लेषण में वह भी कितना ठहरते हैं।
देखने की बात है कि आने वाले समय में 20-30 वर्ष के बाद स्थितियां कैसी होंगी, और वे एक तरह से वे भविष्य की परिकल्पना करते हैं। उनके लेख का शीर्षक ही है आज की कविता कल क्या होगी। और इसी के साथ उन्होंने लोक भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की, खास तौर से भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी भाषाओं की चर्चा की है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जिसके अधिकार में उर्दू, फारसी, संस्कृत और अरबी, अवधी और ब्रज की सांस्कृतिक पूंजी होगी, तब भाषा के अछूतवादी आंदोलन पर लोग हंसा करेंगे। यानी अगर आपके पास भाषा की क्षमता नहीं है, आपको अपनी परंपरा की चिंता नहीं है, तो आप हिंदी के प्रतिनिधि कवि होने का जो दावा कर रहे हैं, वो दावा बिल्कुल सफल नहीं हो सकता है। मैं कुछ हिस्सा को छोड़ रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि उम्मीद है रेडियो, फिल्म, नाटक, गीत, नृत्य और सांस्कृतिक मेले और सुनियोजित पर्यटन शिक्षा पद्धति के ये महत्वपूर्ण आधार होंगे, तब अपने सगे पड़ोसियों और देशवासियों की भाषा और लिपि को लोग उसी हर्ष और उत्सुकता से सहज ही ग्रहण कर लिया करेंगे जैसे आज समस्त भारत में प्रसिद्ध फिल्मी गाने बिना किसी के सिखाए मजे से गुनगुनाने लग जाते हैं, बल्कि बोल भी चाहे अर्थ न समझे सीख लेते हैं। एक उस भाषा की चिंता जो भारत की सामासिक परंपरा को, समावेशी परंपरा को लेकर के सामने आने की बात कर रही थी। और उन्होंने केवल समस्याएं नहीं खड़ी की थी, शमशेर बहादुर सिंह ने इलाज बताए थे और उसका शीर्षक ही रखा था इसका इलाज। और उन्होंने कहा था कि गहरे यानी बेसिक संस्कारों को अपने अंदर पैदा करना होगा। अगर आप अपने आप को कवि कह रहे हैं तो मसलन किन संस्कारों को, तो उन्होंने लिखा कि लोकगीत के संस्कार को, तुलसी के मर्म के संस्कार को, कबीर की सामाजिक अनुभूति को, मीर, अनीस, मतीराम, रत्नाकर के भाषागत और गालिब और निराला और रविंद्रनाथ के भावगत श्रेष्ठ कलात्मक सुरुचि से अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो फिर काहे कि आप कवि। देश के निर्माण की समस्याओं को अपनी व्यक्तिगत समस्या बनाना होगा, वरना अगर आपका व्यक्ति मूल से कटा रहेगा तो आपका कवि भी कटा रहेगा। उन्होंने कहा है कि संसार की महान संस्कृतियों के जीवंत तत्वों की मदद से अपनी संस्कृति को पहचानना और उससे अपनी अनुभूतियों को मूल्यवान बनाना और उनकी मार्मिक अभिव्यंजना के लिए सुरुचि प्रवण शक्ति ग्रहण करना। और ऐसे बहुत सारे बिंदु को गिनाने के बाद आखिरी बिंदु के रूप में शमशेर चर्चा करते हैं कि आलोचना में सदैव निष्पद निर्भीक विश्लेषण की मांग करना, लिबलिबेपन की नहीं। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये शमशेर के शब्द हैं, लिबलिबेपन की नहीं, जो सच्चे नौजवान साहित्यिकों की स्पिरिट के लिए हमेशा खतरनाक होती है, उनके खिलाफ होती है। अब पिछले 50 वर्षों के जो आलोचना है कितनी निर्भीक रही है, कितनी लिबलिबी रही है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं। और फिर मैं 2-3 उदाहरणों के द्वारा क्या काम किया है कवि पत्रिका ने, उसकी चर्चा करता हूं। और पिछली सदी के जिन 2 महान कवियों की चर्चा होती है, सबसे ज्यादा निराला और मुक्तिबोध। 1957 तक तार सप्तक में प्रकाशन के बावजूद मुक्तिबोध नहीं बने थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुक्तिबोध पर टिप्पणी करने वाले नामवर सिंह कह रहे हैं। कवि पत्रिका ने क्या किया, और जिन 10 कवियों को निकाला, मात्र उसके 1 साल के आसपास वो पत्रिका निकली थी और 10 रचनाएं, 10 अंक उसके आए थे। उन अंकों में मुक्तिबोध की कविताओं को विशिष्ट कवि के रूप में मुक्तिबोध को लिया गया था और नामवर सिंह ने उनकी आलोचना लिखी थी। नामवर सिंह की पहली पंक्ति मैं पढ़ रहा हूं
मुक्तिबोध नई कविता के पाठकों के बीच पूर्व परिचित तो हैं लेकिन लोकप्रिय नहीं है। तार सप्तक के प्रकाशन के बाद मुक्तिबोध की कविता कुछ लोगों के लिए परिचित थी, लेकिन वो आत्मीय कविता नहीं बनी थी। और शायद इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि मुक्तिबोध के देहांत के समय तक उनका कोई संग्रह नहीं प्रकाशित होता है, जबकि उसके पहले ढेर सारे लोगों के, ढेर सारे रचनाकारों के संग्रह आ चुके होते हैं। तो नामवर जी ने यह लिखा है कि मुक्तिबोध नई कविता के पाठकों के बीच पूर्व परिचित तो हैं लेकिन लोकप्रिय नहीं हैं, क्योंकि उनकी कविताएं अक्सर लंबी होती हैं, उलझी दिखाई पड़ती हैं और बौद्धिक लगती हैं। इधर पाठक हैं कि उन्हें कविता के साथ माथापच्ची करने का अभ्यास नहीं है, लिहाजा नए कवियों में लोकप्रिय प्रायः वही हैं जो छोटी कविताएं लिखते हैं, और वह भी ऐसी कविताएं जिनमें दो चार ताजा चित्र हों या एक तीव्र भावना हो। केसर रंग रंगे वन और नवंबर की गुनगुनी धूप इंद्रियों को तुरंत प्रभावित करती है और ऐसी कविताएं बहुत सफल समझी जाती हैं। निस्संदेह इस दिशा में प्रयोग करने वालों को सफलता जल्दी मिलती है और देखते देखते अनेक नए कवि लोकप्रिय हो उठे। एक 24 वर्षीय संपादक उस समय लोकप्रियता और शास्त्रीयता, सफलता और सार्थकता की बहस को अपने संपादन के द्वारा हिंदी जगत के सामने उठा रहा होता है और तमाम बड़े रचनाकारों को जोड़कर वह कितने बड़े दायित्व की पूर्ति कर रहा होता है, ये आपको मुक्तिबोध और अन्य कवियों के माध्यम से पता चलेगा। इस जो छोटी सी टिप्पणी नामवर जी ने लिखी है, और इस टिप्पणी के बहुत सारी पंक्तियां बाद में बहुधृत हैं, अलग अलग ढंग से लोगों ने बार बार उसको रेखांकित किया है। लेकिन मुक्तिबोध को समझने के लिए जो टूल्स नामवर जी डेवलप करते हैं, उसकी शुरुआत आप कवि पत्रिका के इस लेख में देख सकते हैं। बाद में नामवर जी ने कविता के नए प्रतिमान में और दूसरे अपने लेखों में इस बात को विस्तार से दिया है। नामवर जी लिखते हैं कि बात यह है कि ऐसे युग में जहां मान्यताएं विवादग्रस्त और अनिश्चित हों, ऐन्द्रिय विषय ही निश्चित हैं और इन्हीं के यथातथ्य चित्रण संभव भी हैं। यही वजह है कि आज के अधिकांश किशोर तथा किशोरमती कवि, ये दो शब्द हैं, इनको ध्यान दीजिए क्योंकि ये खास नामवरी चुटीली शैली में बातें कही जा रही हैं, कि अधिकांश किशोर तथा किशोरमती कवि प्राकृतिक चित्रों की खोज में विकल हैं। झंझटों से बच निकलने का यह आसान तरीका है। समाज से कम झंझट प्रकृति में है और प्रकृति में भी इंद्रिय ग्राह्य प्रभावों के चित्रण में सबसे कम झंझट है। अब ये देखिए कि आप समाज की बात करेंगे, झंझट और संघर्ष की बात में आप अपने आप को उलझाते हैं, या कुछ मनोहर बिंबों के द्वारा, कुछ गुदगुदाने वाले चित्रों के द्वारा, रंजन के द्वारा तात्कालिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसको उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध उन कवियों में से हैं जिन्होंने सफलता का यह सरल पथ छोड़कर इस युग की उलझनों में जानबूझकर अपने को डाला है। उन्होंने एक मुश्किल काम अपने हाथ में लिया है और वे अंतर्द्वंद को उठाते हैं। W.B. वेट्स के उदाहरण के द्वारा कह रहे हैं कि जब हम अपने से बाहर संघर्ष करते हैं तो कथा साहित्य की सृष्टि होती है, और अपने आप से लड़ते हैं तो गीत काव्य की। अपने आप से लड़ने पर जो गीत काव्य पैदा होता है वह निसंदेह छायावादी गीत नहीं बल्कि आज की कविता का गीत है। और बौद्धिक कवि और चिंतक कवि के फर्क को मुक्तिबोध के बहाने बाकायदा नाम लेकर नामवर जी उठाते हैं। और कोई चाहे तो इसको नामवर जी की राजनीति से भी जोड़ सकता है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है। और अगर मैं विष्णु जी के शब्दों को उधार लूं
तो विष्णु जी कहा करते थे कि दिल्ली आने से पहले नामवर जी साफ साफ बात करना जानते थे और संबंधों को निभाना जानते थे। ये विष्णु जी के शब्द हैं। लिखते हैं नामवर जी कि हमें बौद्धिक कवि और चिंतक कवि में अंतर करना चाहिए। निराला की तरह ही मुक्तिबोध भी चिंतक कवि हैं। बौद्धिक कवि के उदाहरण नए कवियों में प्रभाकर माचवे हैं। प्रसंगात यहाँ यह संकेत कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि भावुकता वाले कवि ज्यों ही गंभीर होने का प्रयत्न करते हैं, चिंतक न होकर प्रायः बौद्धिक ही हो पाते हैं। छायावादी कवियों में आगे चलकर पंत जी और प्रयोगशील कवियों में गिरजा कुमार माथुर तथा भारती वगैरह की तथाकथित गंभीर कविताओं में इस बौद्धिकता के दर्शन हो सकते हैं। संक्षेप में यहाँ मुक्तिबोध की केवल रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है, जिससे उनकी उपलब्धियों पर विचार करने के लिए उचित मानदंड का निर्माण हो सके। संकेत स्वरूप मैं केवल यही कह सकता हूं कि मुक्तिबोध उन कवियों में से हैं जो अपने युग के सफल कवि नहीं बल्कि सार्थक कवि कहलाने योग्य हैं, और कभी कभी सार्थकता सफलता से श्रेयस्कर होती है। और इस पंक्ति को जो नामवर जी ने मुक्तिबोध के लिए कहा है, मैं सीधे विष्णुचंद्र शर्मा के लिए उद्धृत करना चाहता हूं कि अगर सफलता और सार्थकता को दो अलग चयन के रूप में रख दिया जाए तो विष्णु जी ने हमेशा सार्थकता को चुना। सफलता उनके लिए कुछ खास मायने नहीं रखते थे, या कह लीजिए कि सार्थकता में ही वे सफलता देख लेते थे। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कवि पत्रिका में जो कविता विष्णु जी ने प्रकाशित की थी मुक्तिबोध की, बाद के दिनों में वो मुक्तिबोध की सिग्नेचर ट्यून बन जाती है, उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक हो जाती है। उस कविता का शीर्षक था कविता। मुझे जहाँ तक अनुमान है, आप में से ज़्यादातर लोग इस कविता को इस नाम से नहीं जानते होंगे। जब ये प्रकाशित हुई थी तो इस कविता का शीर्षक था कविता। बाद में जब ये कविता हिंदी जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की, तब इस कविता का शीर्षक था ब्रह्म राक्षस। हम सब लोग ब्रह्म राक्षस से परिचित हैं, और अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस कविता कितनी चर्चित है ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो पहली बार प्रकाशित हुई थी कवि पत्रिका में, तो उसका शीर्षक कविता था, और बड़ा हिस्सा लगभग वही रहा। थोड़े से कुछ हिस्से ऐसे थे जिसको मुक्तिबोध ने बदला था। जैसे मैं आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं ब्रह्म राक्षस कविता की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बावड़ी में वह यहाँ पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह किसी झाड़ी के कंटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को खो गई है। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ? मैं ब्रह्म राक्षस का विनत मन शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत, उसका गणित, ध्यान दीजिएगा, उसका गणित संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। यही कविता जब आखिरी क्षणों में, मतलब जब ब्रह्म राक्षस के रूप में आती है, तो उसका आखिरी हिस्सा में जो परिवर्तित है पढ़ रहा हूं आपके समक्ष। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह किसी झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। वहां था वह ज्योति अनजानी सदा को खो गई। यहाँ है वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ? मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता। फिर से देखिए, मैं ब्रह्म राक्षस का विनत मन शिष्य होना चाहता। यहाँ है मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। गणित शब्द को हटा दिया। मुक्तिबोध
कि जो कवि के रूप में प्रतिष्ठा और जो चर्चा की शुरुआत हुई नामवर जी के उस लेख के बाद, कवि पत्रिका में प्रकाशन के बाद, और यहाँ तक कि मुक्तिबोध के पास तब तक नामवर जी का एड्रेस भी नहीं था, उनके पता नहीं था। उन्होंने नामवर जी के नाम की चिट्ठी विष्णु जी के पास भेजी और ये कहा था कि आप ये पत्र वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। तो अपने समय को और उसके अंतर्विरोधों को पकड़ना, समाज के जरूरतों को, समाज के केवल जरूरत नहीं बल्कि समाज को दिशा देने के लिए किन विचारों की जरूरत है, इस बात को समझना और उसके अनुरूप पत्रिका में सामग्री डालना, ये एक बड़ा काम था जो विष्णु जी कर रहे थे। और इसके अलावे इनमें जो 10 कवि हैं, 10 कवि के रूप में आप सभी लोग जानते हैं, त्रिलोचन शास्त्री थे, केदारनाथ अग्रवाल थे, मुक्तिबोध थे, नलिन विलोचन शर्मा थे, भवानी प्रसाद मिश्र थे, नामवर सिंह एक कवि के रूप में आते हैं, केदारनाथ सिंह थे, कीर्ति चौधरी, रामदरस मिश्र और दुष्यंत कुमार। और इनमें से कुछ लोगों के ऊपर जो टिप्पणियां लिखी गई थी, उन टिप्पणियों को दोबारा बाद में लिखवाया था विष्णु जी ने। जैसे दुष्यंत कुमार पर जो टिप्पणी लिखी गई थी, केदारनाथ सिंह ने लिखी थी और फिर दोबारा केदार जी ने उन पर टिप्पणी लिखी थी। इसी तरह नामवर सिंह ने जो कविताएं उस दौरान दी थी, बाद में जब ये पुस्तक प्रकाशित हो रही थी तो फिर से उनकी कुछ कविताएं ली थी। समय कम है, नहीं तो मैं आपको वो कविताएं सुनाता, और नामवर जी की एक अलग छवि उन कविताओं से निकल के आती है। भवानी प्रसाद मिश्र एक अलग तरह के कवि तो थे ही, उन पर अलग तरह की टिप्पणी लिखी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो मैं थोड़े से वो उनकी टिप्पणी ही आपको, काव्यमय जैसी टिप्पणी है, उसको पढ़ के सुनाता हूँ। और उस दौरान कवि पत्रिका किस तरह के प्रयोग कर रही थी, विष्णु जी किस तरीके से संयोजन करके नई नई चीजें लोगों के सामने ला रहे थे, और क्या डिमांड थी, किस तरह की मांग थी कवि पत्रिका के अंकों की। एक पतली छोटी सी पत्रिका। जब मैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी के घर गया विष्णु जी से बात करने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए, तो उन्होंने उसका पूरा शब्द चित्र खींचा कि विष्णु जी उम्र में हमसे छोटे थे, लेकिन जितने वो व्यस्त रहते थे और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन जिस सक्रियता और जिस ठसक से करते थे, मुझे ये लगता था कि ये देखने में छोटे लगते हैं, बड़े सीनियर व्यक्ति होंगे, कोई वरिष्ठ साहित्यकार, क्योंकि सब लोग उनको सम्मान देते थे और जिधर भी विष्णु जी होते थे सब लोग विष्णु की आवाज़ आती रहती थी और उनको पुकारते रहते थे। और यही कारण था कि उस दौर में जिनसे भी इन्होंने कहा कि आप लेख दीजिए, उन्होंने लिखा। तो भवानी प्रसाद मिश्र पर